नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी जिले में किस तरह से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन के सामने नदी के किनारे में बनाए गए कुंड के नाम मात्र के गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कटनी जिले में किस तरह से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन के सामने नदी के किनारे में बनाए गए कुंड में नाम मात्र के गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नदियों की इतनी खराब हालत कर दी है कि सालों लग जाएंगे सफाई में। अब एनजीटी कोर्ट कहां सो रहा है। बकायदा अधिकारियों को नोटिस देकर जुर्माना किया जाए और नदियों की बिगड़ती हालत में सुधार कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। कटनी माननीय एनजीटी न्यायालय नई दिल्ली ने वर्ष 2013 में मूर्तियों को सीधे नदी में विसर्जित करने पर रोक लगाई थी, जिसके आदेश के पालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में नगर निगम द्वारा कटनी नदी के गाटर घाट, मोहन घाट, मसूरहा घाट अलावा गणेश विसर्जन के लिए शहर की अन्य नदियों के घाटों के ऊपर 9 जगहों पर कुंड बनाए गए थे। कटनी में माननीय एनजीटी न्यायालय नई दिल्ली ने वर्ष 2013 में मूर्तियों को सीधा नदी में विसर्जित करने पर रोक लगाई थी, जिसके आदेश के पालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में नगर निगम द्वारा कटनी नदी में गाटर घाट, मोहन घाट, मसूरहा घाट के अलावा गणेश विसर्जन के लिए शहर की अन्य नदियों में घाटों के ऊपर 9 जगहों पर कुंड बनाए गए थे, जिसमें गणेश मूर्तियों को कुंड में विसर्जित कराया जाने का दावा किया जा रहा है। पर कटनी नदी के गाटर घाट में जहां नदी में मूर्ति विसर्जित होने से प्रदूषण फैलने की बात अधिकारी कर रहे हैं, वहीं नदी में भैंसें तैरती नजर आ रही हैं और नदी में गटर का पानी भी आ रहा है। कटनी नदी में मोहन घाट और मसूरहा घाटों पर देखने को मिला कि कुछ भक्तों द्वारा कुंड में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया, पर अधिकतर भक्तों द्वारा घाट पर बने कुंड की अनदेखी कर घाट में खड़े नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस की उपस्थिति में छोटी बड़ी सभी मूर्तियों को सीधा नदी में विसर्जित किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जब हमें गाटर घाट में मिले तो वह भी अन्य घाटों का दौरा कर कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जित होने की बात करते हैं, पर नदी के घाटों पर वास्तविकता कुछ और ही कह रही है। नदी में व्याप्त गंदगी में नगर निगम की स्वच्छता और नदी के पानी को प्रदूषण मुक्त करने की पोल खोल कर रख दी है। जनता की आस्था के चलते एनजीटी का आदेश भी बेअसर दिखा। जी ये बताएं, ये आप लोग यहाँ व्यवस्था नगर निगम के द्वारा रखी गई है, ये किन किन घाटों में कहाँ रखी गई है? ये नगर पालिक निगम कटनी द्वारा आयुक्त महोदय के आदेश से नगर के जितने भी घाट हैं नदियों के किनारे एवं तालाब, इसमें प्रमुख रूप से गाटर घाट, मोहन घाट, मसूरहा घाट, खट्टी माई नदी घाट, बाबा घाट, कटाई घाट, पीर बाबा के पास निवार नदी के घाट, सिमरार नदी घाट, छपरवा घाट आदि अनेक अन्य स्थानों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था के लिए नगर पालिक निगम कटनी द्वारा नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे विशेष कुंड बनाकर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था की गई है, ये माननीय एनजीटी न्यायालय का आदेश था। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी भी है, कार्यालय है, परंतु यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि हाँ नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, हमको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं मिला। अभी तो वर्तमान में केवल नगर पालिक निगम कटनी के ही अधिकारी कर्मचारी हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए सतर्कशील हैं कि हरित क्रांति न्यायालय के आदेश का अक्षरतः पालन हो सके। इस हेतु आयुक्त महोदय ने विशेष प्रयास। न्यायालय का पालन नगर पालिक कटनी कर रही है। श्री राम चौरसिया, सहायक संपत्ति अधिकारी, नगर निगम कटनी। ये आप लोग यहाँ नगर निगम के द्वारा व्यवस्था क्या क्या की गई है घाटों पर? नगर निगम द्वारा मूर्ति सिरवाने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। गड्ढे के ऊपर तिरपाल डाली गई है जिससे पानी गंदा न हो और बोर से पानी भरा गया है। ये माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश के पालन में आप लोग ये कर रहे हैं। तो क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोई अधिकारी आए क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया है। तो ये इसमें जो आपने कुंड बनाया है, कितनी साइज है कुंड की? कुंड की साइज है 15 बाई 10। तो जो बड़ी मूर्तियाँ आएंगी इनका विसर्जन कहाँ होगा? आ जाएंगे, इसी में आ जाएगा। पूरा नाम इंद्रदेव सिंह चौहान, संपत्ति का अधिकारी, नगर निगम कटनी। हो रहा है कुंड में विसर्जन एक्चुअली एनजीटी की जो गाइडलाइन निर्देश का, उसके अंतर्गत नदियों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु और पॉल्यूशन लोड कम करने के लिए कुंडों का जो कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है, इसमें लाइनर इत्यादि बिछा के लोकल प्रशासन है, इसके बाद अपना नगर निगम है एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम सभी मिलकर इस दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं कि
नदियों में मूर्तियों का विसर्जन ना हो, ताकि जिससे कि इनमें जो अन्य केमिकल्स या कई मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की बनी रहती हैं, उससे पॉल्यूशन लोड नदी का बढ़ता है, जो कि समाज एवं नदियों के लिए घातक है। पानी हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और जल ही जीवन है। कि नारे को चरितार्थ करते हुए हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ये एनजीटी का आदेश कब आया था? ये वर्ष 2013 में मार्गदर्शक की अभी थी इसकी, उसको कंप्लाइंस किया जा रहा है। और यहाँ कटनी शहर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी इस पर्व का आयोजन किया गया है, चल रहा है, वहाँ पर इसको लगे। ये अपन यहाँ गाटर घाट नदी में खड़े हुए हैं। एक तरफ एनजीटी न्यायालय और प्रशासन लगा हुआ है कि मूर्तियों को कुंड में विसर्जन, ये प्रदूषण फैल रहा है। जस्ट आपके पीछे गाटर घाट नदी में भैंस लौट रही कचरा है, इससे क्या प्रदूषण की कहीं रोकथाम हो पाएगी? कचरे को इसको एक सेफ वे में डिस्पोजल किया जा रहा है। अभी जो भी मूर्ति से बचे हुए जैसे फूल माला है, नारियल है, पॉलीथीन है, अन्न पूजन की जो सामग्री है, उसको जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत इसका सेफ तरह से नगर निगम द्वारा इसका डिस्पोजल का कार्य किया जाए। ऐसा नहीं लगता कि जनता के सामने, आस्था के सामने कहीं एनजीटी का असर बेअसर दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए चारों तरफ आप देख रहे होंगे विसर्जन, हमने पुलिस प्रशासन से भी मदद ली है। आप थोड़ा फोकस करें कि प्रशासन वगैरह सभी की मदद लेकर और हम इस कार्य को संपादित कर रहे हैं, जो समाज ही नहीं बल्कि जलीय जीव जंतु और हमारे लिए जो आवश्यक चीज़ है आज के समय जल, उसकी रक्षा के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को लूटने वाले 2 लुटेरे संजीव कुमार सनी तथा अशोक कुमार निवासी घी मंडी अमृतसर से पुलिस ने 6 मोबाइल व अन्य सामान सहित पकड़ा है। श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को लूटने वाले 2 लुटेरे संजीव कुमार सनी तथा अशोक कुमार निवासी घी मंडी अमृतसर से पुलिस ने 6 मोबाइल एवं अन्य सामान सहित पकड़ा है। इस अवसर पर इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि श्री हरमंदिर साहब में मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं से लूटपाट करने वालों की काफी शिकायतें आ रही थी। इस पर गिलायरा पुलिस ने विशेष कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से तलाश के दौरान लूट व चोरी का सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अब तक चोर लुटेरों से 60 के करीब मोबाइल बरामद कर चुकी है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार ड्राइवर एवं टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन अमृतसर की ओर से 7 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा की गई है। इस संबंध में मीटिंग सुरेंद्र टोना की अध्यक्षता में हुई, जिससे यह निर्णय लिया गया कि जिला अमृतसर इस हड़ताल में पूर्ण रूप से शामिल होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो वह अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर भी चले जाएंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हड़ताल के दौरान अर्ध सरकारी व सरकारी वाहनों को भी नहीं चलने दिया जाएगा। ये एक स्पैशल जी साड़ी ड्राइव काफ़ी देर तो चल रही है। मानयोग कमिश्नर साहब दी हिदायतां दे गोल्डन टैंपो के अंदरों जोड़े मोबाइल चोरी करते उन्होंने समान एक इन्फॉर्मेशन सी कि सनी ते हरजीत सनी ते निशू ये दोवें चोर जोड़े इतने दरबार साहब है इन्होंने को अभी अरेस्ट करके 6 मोबाइल बरामद किए। होर भी पुछगिछ जारी है जी, होर भी इन्होंने को बरामद होने की आस है। और दोनों के 2-2 3-3 मुकदमे पहला भी दर्ज है। पेश करके आज रिमांड लाएंगे, बाकी पूछगिछ फिर कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सर्च स्टोरी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के हित में फैसला आएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के युवा प्रदेशाध्यक्ष अमिंदर सिंह अरोड़ा आज रोहतक में थे। वे गुरुद्वारा टिकाणा साहिब के महंत परमजीत सिंह की रस्म क्रिया में भाग लेने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के हित में फैसला आएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को सुझाव दिया था कि हरियाणा और पंजाब आपसी बातचीत के जरिए सुलह कर ले। इस पर HSGPC के युवा प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द हल होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा ही अड़चन पैदा की है। तो जिस तरह पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई अलग उसको लेके, तो आपको क्या उम्मीद है कि ये मामला अब निपट जाए, क्योंकि दोनों को छोड़ा गया है? ये मामला हरियाणा के हित में आएगा। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसमें अगर परमात्मा को मंजूर है तो जरूर जीतेंगे हम, जो कि जायज़ मसला है हमारा।
हरियाणा के सिखों का ये हक बनता है, क्योंकि पिछले टाइम काफ़ी लंबा समय से ये जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनको संभाले हुए है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के हित में ये फैसला आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमारी पूरा भरोसा है, भगवान करेगा हमारे हित में आएगा और हम सेवा समान जल्दी ही इसके बाद। तो क्या वो पंजाब इसके लिए तैयार है, सीपीसी तैयार है, प्रकाश सिंह बादल इसके लिए तैयार है? देखिए, उन्होंने तो अड़चनें डाली हुई हैं, उनकी अड़चनें डालने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो उनका उसमें दोबारा तो कोई सिस्टम रहना ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होंगे उसी हिसाब से हमने सेवा सवाल करना। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे को विश्वास दिलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्मला जी ने भी ये विश्वास दिलाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, फैसला आते साथ हमें हरियाणा की जो सेवा संभाली उठवाई जाएगी। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की ओर से भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आज रोहतक में पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भगत सिंह जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी की ओर से आज रोहतक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी की ओर से क्रांति मार्च नाम से पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यह मार्च आम आदमी पार्टी के रोहतक स्थित कार्यालय से प्रारंभ हुआ। इसके बाद मार्च रोहतक शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ भिवानी स्टैंड पहुंचा, जहां शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस क्रांति मार्च में प्रमुख तौर पर दिल्ली के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार शामिल हुए। उन्होंने शहीद भगत सिंह के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीदों ने देश को आजाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को शहीदों को याद रखना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नरेंद्र कल्याण ने भी भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ बचपन तो ही अपने माता पिता को, चाचे ताया को, उन्होंने ये आज़ादी का जिहड़ा तजर्बा सी भगत सिंह ने बचपन तो ही शुरू कर दिता सी कि अंग्रेज़ां नूं असीं अपने देश दे विचों जिन्नी देर तक इथों उखाड़ ना दईए, असीं आखिरी दम तक इन्हां नाल लड़ाई आज़ादी दी रखांगे। भगत सिंह नूं फांसी दित्ती गई लाहौर दी जेल दे विच। उन्हां दे नाल सी राजगुरु सुखदेव, जिन्हां नूं अंग्रेज़ां ने अद्धी रात नूं फांसी दे के उन्हां नूं 12 बजे लाहौर जेल दे विचों गंत पाड़ के उन्हां नूं कढिया गया। उन्हां ने बड़ी ही घिनौनी हरकत कीती। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव नूं फिरोजपुर विखे उन्हां दा रात वेले संस्कार किया गया। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आखिरी दम तक अंग्रेज़ां नाल लड़ते रहे। उन्हां दी कुर्बानी अज सारे हिंदुस्तान वासी कदी भी भुल नहीं सकते। अज नौजवान पीढ़ी नूं ये कहना चाहुंदे आ कि नशियां नूं त्याग के अपने देश की खातर शहीद भगत सिंह वर्गू अपनी देश की खातर हमेशा देश की एकता ते अखंडता वास्ते लड़ते रहन। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह अमर है, जलियांवाले बाग के शहीद अमर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देर शाम कुरुक्षेत्र के गांव किरमच हथीरा के निकट से गुजर रही नरवाला ब्रांच नहर में तेज रफ्तार के चलते मारुति कार गिरने से कृषि विभाग के एसडीओ सुरेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के किरमच हथीरा गांव के निकट उस समय अफरा तफरी फैल गई जब तेज रफ्तार मारुति पर अनियंत्रित होकर बखाड़ा की नरवना ब्रांच नहर में डूब गई। सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस व फायर ब्रिगेड का राहत दस्ता पहुंचने से पहले राहगीरों और गांव के लोगों ने बचाव शुरू किया। कार में 2 लोग सवार थे। किसी तरह एक व्यक्ति रामपाल को पतला चादरनुमा कपड़ा फेंककर काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसकी जुबानी खुद सुने। हाँ जी सर, मुझे यो आधा पौना घंटा पहले HSO के यूके से इंफॉर्मेशन मिली थी कि किरमच हेड पे कोई गाड़ी गिर गई है नहर में। तो मैं फ्रंट यहाँ मौके पे पहुँच के इनके मुलाजिमों के अंडर में जो टुब्बियाँ लगाई गई हैं, पहली टुब्बी में जो बॉडी रिकवर हो गई है वो कुरुक्षेत्र चली गई, बाकी गाड़ी रह गई है। अभी थोड़ी देर गाड़ी भी निकाल ली जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रगट सिंह होता, खुर्दा पकड़ी। फोटो आ जाएगी। हेलो हाँ जी भाई थोड़ी देर में करूँ मैं वहाँ पड़ा हूँ। बस चलो लिखो आप भी। गाड़ी ले अपनी गाड़ी ले आके क्या है गाड़ी है क्या है? फिर सवेरे कितने बजे आवा? सवेरे 8 बजे कार चला रहे एसडीओ एग्रीकल्चर सुरेंद्र सिंह गाड़ी से नियंत्रण खो बैठे और ब्रेक नहीं लगा पाए और गाड़ी नहर में गिर गई। मुझे किसी ने पल्ली फेंकी जिसे मैं पकड़कर बाहर आ गया, लेकिन सुरेंद्र सिंह नहीं निकल पाए। आदर्श थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि ओवर स्पीड के चलते मारुति कार बखाड़ा नहर में गिर गई, जिससे कार चला रहे एसडीओ एग्रीकल्चर सुरेंद्र सिंह को भरसक प्रयास के बावजूद नहीं बचाया जा सका। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह ने भी बचाव के बारे में जानकारी दी। क्या घटना घटी है यहाँ पर? करीब 2-1.5 घंटा पहले एक सूचना आई थी कि भी किरमच साइड पर नहर में कोई गाड़ी गिरी है, जिसमें गांव वाले एक अपने एग्रीकल्चर एसडीओ जो सेक्टर 5 में रहते हैं, कोड ड्यूटी है उनकी, वहां से आते हुए उनके साथ एक इलेक्ट्रीशियन रामपाल था। रामपाल और वो दोनों ओवर स्पीड गाड़ी होने की वजह से इस नहर में गिरी है और लोगों ने मौका से रामपाल को तो बचा लिया। जो एसडीओ थे सुरेंद्र कुमार जी, वो नहर में गाड़ी के साथ अंदर बैठ गए। जो इनकी डेड बॉडी को हमने निकाल लिया और अब नहर से उसको गाड़ी को निकालने के प्रयत्न करते जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी? मारुति 800। क्या मौजूदा एसडीओ थे? हाँ यस मौजूदा एसडीओ थे एग्रीकल्चर। भाई अरे जब उल्टे लग गए ना ऊपर हो सारे फोटो कर लो, सारी फोटो कर लो पहला। थोड़ी पीछे हो जाओ भाई प्लीज। मैं 2 मिनट देगा हमारे तक। कौन थे जी? एसडीओ सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार? हाँ जी। और आपका नाम क्या है? मेरा रामपाल है। आप कहाँ से हैं जी? मैं कोल से ही हूँ। और वो कोल कैंपस में अच्छा रियासत है हमारी। तो ये क्या करते थे? ये एसडीओ सिविल डिपार्टमेंट से एसडीओ एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से। कोल से आ रहे थे आप कुरुक्षेत्र? हाँ कोल से ड्यूटी के बाद। 2 ही जने थे तुम? दोनों थे हम। अच्छा, चला खुद रहे थे वो? चला वो खुद रहे। तो अनबैलेंस कैसे हो गया एकदम? वहाँ यहाँ से वो करीब 200 मीटर की दूरी पे वहाँ उनका ब्रेक कुछ गड़बड़ हो गया, तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करी उन्होंने, एक बार लगा भी, तो उसके बाद फिर नहीं मतलब के कंट्रोल हो पाया। तो वो यहाँ तक बचाने की कोशिश करी, इस तरफ भी नहीं ले गए, पता नहीं ऐसे कैसे क्या हुआ, तो इस तरफ ही आ गई। तो आप कैसे बच गए? मैं उस हिस्से में से निकला, वो भी कोशिश कर रहे थे निकलने की। आगे बैठे थे आप भी? हाँ जी, आप भी? मैं आगे इस साइड
लेफ्ट में बैठे थे, वो राइट में बैठे थे। अच्छा, पानी में गिरने के बाद निकले हो आप? हाँ, पानी में निकलने के बाद में शीशे में से शीशा खुला था, वो भी खुला था, मैं इधर बड़ा भी खुला था, तो वो निकल नहीं पाए। ऊपर हाथ बाहर निकाल लिया, कोई पकड़ ले, तो एक ने कोशिश भी करी बाहर पकड़ने की, तो वो गड्ढे में पानी भरा तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, वो उसके नीचे से निकल गया। मैं बाहर निकल गया, वो सरिया पकड़ लिया मैंने, बाहर इधर सरिया आएगा। अच्छा, आपको तो, सरिया कसा? हाँ, मैंने सरिया आ गया मेरे हाथ में, तो फिर पल्ली डाल के इन्होंने, भाइयों ने बहुत मेहनत करी, मैं धन्यवाद दूंगा, तो इन्होंने मेरे को निकाले, गाँव वासियों ने? गाँव वासियों ने मदद करी। क्या नाम है आपका? रामपाल है। रामपाल, ठीक है रामपाल। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। क्षेत्र में पड़ी भीषण गर्मी से पहले जहां गाजर एवं मूली की बिजाई प्रभावित हुई, तो वहीं अब बारिश ने किसानों का गणित बिगाड़ कर रख दिया है। किसान बेहद परेशान हैं कि वो करें भी तो आखिर क्या करें। प्रदेश के किसानों की कपास की फसल को सफेद मक्खी ने चौपट कर दिया, तो दूसरी ओर सब्जियों की फसल को भी बारिश ने खराब कर दिया है। किसानों के माने तो फसल की बिजाई के साथ ही गाजर व मूली जैसी सब्जियों की फसल खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि गाजर व मूली की करीब 500 एकड़ की बिजाई की गई है। रुक रुक कर हुई कम बारिश की वजह से फसल बिजाई के साथ ही उसमें पपड़ी जम गई, जिस कारण फसल बिजाई के साथ ही खराब हो गई है। उनका कहना है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपए तथा यह पैसा पानी में ही बह गया है, क्योंकि फसल खराब हो गई है। वहीं बागवानी विभाग के अधिकारी अजीत सिंह का कहना है कि सब्जियों की बिजाई पूरी सावधानी से करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अगस्त व सितंबर के महीने में गाजर की बिजाई की जाती है। खेत को अच्छी तरह तैयार कर बिजाई करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और गोबर की अच्छी खाद जो कि पुरानी हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि गाजर के लिए रेतीली जमीन सबसे उपयुक्त है तथा आवश्यक तत्वों का प्रयोग कर बिजाई करना चाहिए। भले ही कृषि विशेषज्ञ सही तरीके से बिजाई करने की सलाह दे रहे हों, मगर बरसों से गाजर व मूली जैसी सब्जियों की बिजाई करने वाले किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि बारिश की वजह से फसल पहले ही खराब हो गई। इससे पहले कपास की फसल सफेद मक्खी की वजह से बर्बाद हुई थी, तो गाजर व मूली को पहले गर्मी ने, इसके बाद बारिश ने खराब कर दिया। ऐसे में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे करें भी तो क्या करें। भिवानी में कुछ एरिया में गाजर और मूली की फसल उगाई जाती है, तो किसानों को क्या हिदायत देनी चाहिए ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके? तो भिवानी ज़िले के अंदर गाजर की बिजाई खासकर चांग, बामड़ा और रेवाड़ी खेड़ा आदि गांव में अच्छी इसकी बिजाई की जाती है और अच्छी पैदावार लेके अच्छे मुनाफा किसानों हर साल कमाते हैं। इस वर्ष भी जो किसान सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे यहाँ पर गाजर की जैसे दो तरह की किस्में हैं, एक तो देसी किस्में, एक यूरोपियन कह दे वो हाइब्रिड किस्में हैं। देसी किस्मों के अंदर पूसा केसर, हिसार गैरिक और 90 जो हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिश है, उन फसलों की बिजाई अगस्त सितंबर के महीने में करनी चाहिए, क्योंकि ये फसल हैं जो पकने में मतलब ज़्यादा लंबा समय लेती हैं, 5-6 महीने लग जाते हैं। दूसरी हमारी यूरोपियन किस्म है जो वो सिर्फ 60-70 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं। वो किस्में जैसे कि हमारी है CDR है, करोडा है और रेड कोर आदि अच्छी किस्में हैं, जिनकी किसानों ने, जिन किस्मों पर बागवानी विभाग किसानों को 40% अनुदान पर बीज भी उपलब्ध करा रहा है और किसानों को हिदायत दी जाती है कि इस टाइम गाजर की बिजाई का सीज़न चल रहा है और जिन किसान भाइयों ने गाजर की बिजाई कर ली है
और ये 2-3 दिन से बूंदाबांदी जो हो रही है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो पपड़ी वगैरह लगनी थी पहली बरसात पर होती है, उसके बाद तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजाई पर। तो किसान भाइयों को बागवानी विभाग की तरफ से यही है तो बीज के अनुदान का फ़ायदा उठाएं। सभी हाइब्रिड जितनी भी सब्जियां सब पर 40% अनुदान बागवानी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी, किसान भाइयों ने बिजाई करते समय खेत की को अपना अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद डालनी चाहिए, नई खाद कभी भी नहीं डालनी चाहिए। और बिजाई में जैसे हमारी देसी किस्म 4-5 kg पर एकड़ की सिफारिश की जाती है, जबकि यूरोपियन जो फसलें उनमें थोड़ा मतलब 3-4 kg सीड ही प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा, खेत की जो 2-3 जुताई करनी चाहिए, प्रत्येक जुलाई के बाद उसमें पट्टा लगाएं, खेत की उचित नमी बनी रहे। और गोबर की खाद को भी खेत के तैयार करते समय भले प्रकार से उसमें मिला लेनी चाहिए। खाद वगैरह जैसे 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 24 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस और 12 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से किसान ने अपने खेत में डालना चाहिए। सर, जिस प्रकार अपने भिवानी में कुछ जगह रेतीली जमीन है, हाँ, तो उन किसानों क्या हिदायत देना चाहोगे जहाँ पर रेतीली जमीन है? रेतीली ज़मीन तो गाजर के लिए बहुत बढ़िया है। रेतीली ज़मीन में तो किसानों ने मतलब इसकी सोइंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छी पैदावार देती है। जितनी भी जहाँ आलू गाजर जो भी फसल है वो बड़ी अच्छी पैदावार देती है इसके लिए। टोटल भिवानी में कितने एरिया में ये फसल जैसे हमारे सर्वे के अनुसार लास्ट ईयर तो लगभग 250 हेक्टेयर में थी, लेकिन उससे पिछले साल 13-14 में हमारे 600 हेक्टेयर गाजर की बिजाई की थी। तो इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 500 हेक्टेयर गाजर की बिजाई डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जरूर हो। सर, ज़्यादातर देखने में आता है कि जो पारंपरिक खेती है वही किसान करते हैं, इस खेती की तरफ से बहुत कम रुझान होता है, तो किसानों को क्या सलाह देना चाहिए, नहीं, कितना फ़ायदा हो सकता है? बागवानी विभाग ने इस वर्ष 22 अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, जिनमें कई गांवों को इकट्ठा करके सलाह दी गई है कि आप इस परंपरागत खेती से छुटकारा पाओ, क्योंकि किसानों ने भी सभी जगह यही बताया जी में नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जीरे गेहूँ के अंदर तो इसको मतलब परिवर्तन किया जा रहा है, बाग लगाए जा रहे हैं किसानों को। 3000 हेक्टेयर में पहले भी हमारे बाग लगाए हुए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और इस साल भी कम से कम 200-250 हेक्टेयर में किन्नौ अमरूद के बाग लगाए। उस मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की तरफ भी किसानों का रुझान किया जा रहा है। तो 20-20 हज़ार रुपये पर एकड़ के अनुदान हम सब्जियों की फसल पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी विभाग को अडॉप्ट करेंगे। आगे से भी हम इसी तरह के अवेयरनेस कैंप और इसको उस परंपरागत खेती को बागवानी में बदलने के पूरी विभाग के अपनी तरफ से कोशिश में है, और किसान भाई अवश्य इसका फ़ायदा उठाएंगे। सर, पूरा नाम क्या लिखते हो? अजीत सिंह राठी। राजेश बिस्ट की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग में आतंकवादी विरोधी फ्रंट ने शहीद आजम शहीद भगत सिंह को शहीदी स्मारक पर श्रद्धा सुमन भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर जन्मदिन मनाया। जलियांवाला बाग में आतंकवादी विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने बसंती रंग की पगड़ियां पहने, हाथों में तिरंगा लिए शहीद आजम शहीद भगत सिंह के अमर रहे के गगन झूमे नारे लगाते हुए आतंकवादी विरोधी दल पंजाब के प्रधान के नेतृत्व ने शहीदी स्मारक पर श्रद्धासुमन भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान आतंकवादी विरोधी दल पंजाब के प्रधान मोहिंदर सिंह ने शहीद भगत सिंह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान की IS एजेंसी भारत में हेरोइन भेजकर युवा पीढ़ी को नशे में डालना चाहती है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की है। हाँ यार, चले। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शहीद भगत सिंह ने बचपन तो ही अपने माता पिता को, चाचे ताया को, उन्होंने ये आज़ादी दा जिहड़ा तजर्बा सी भगत सिंह ने बचपन तो ही शुरू कर दिता सी कि अंग्रेज़ां नूं असीं अपने देश दे विचों जिन्नी देर तक इत्थों उखाड़ ना दईए, असीं आखिरी दम तक इन्हां नाल लड़ाई आज़ादी दी रखांगे। भगत सिंह नूं फांसी दित्ती गई लाहौर दी जेल दे विच। उन्हां दे नाल सी राजगुरू सुखदेव, जिन्हां नूं अंग्रेज़ां ने अद्धी रात नूं फांसी दे के उन्हां नूं 12 वजे लाहौर जेल दे विचों गंद पाड़ के उन्हां नूं कढिया गया। उन्हां ने बड़ी ही घिनौनी हरकत कीती। शहीद भगत सिंह राजगुरू सुखदेव नूं फिरोजपुर विखे उन्हां दा रात वेले संस्कार किया गया। शहीद भगत सिंह राजगुरू सुखदेव आखिरी दम तक अंग्रेज़ां नाल लड़ते रहे। उन्हां दी कुर्बानी अज सारे हिंदुस्तान वासी कदी भी भुल नहीं सकते। अज नौजवान पीढ़ी नूं ये कहना चाहुंदे आ कि नशियां नूं त्याग के अपने देश की खातर शहीद भगत सिंह वर्गू अपनी देश की खातर हमेशा देश की एकता ते अखंडता वास्ते लड़ते रहन। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। बुंदेलखंड में जमीन को लेकर खूनी रिश्ते तार-तार होना कोई नई बात नहीं है। महोबा जनपद में खेत की फसल काटने के विवाद में 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को घायल कर दिया। जड़ जोरू और जमीन के लिए बुंदेलखंड में खूनी संघर्ष शुरू से ही चला आ रहा है। यहाँ जमीन के लिए भाई भाई का ही दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला महोबा जनपद का है, जहाँ थाना खन्ना के ग्रामपुरा में 4 भाइयों के बीच पिता से मिली 7 बीघा खेती की जमीन पर 2 भाइयों द्वारा धोखे से लिखा पढ़ी कर कब्जा करने से ही पूरे घटनाक्रम का जन्म हुआ है। राम सहाय यादव के 4 पुत्रों में से साहब सिंह ने लिखा पढ़ी कर अपने भाइयों के हिस्से की जमीन अपने नाम लिखवा ली और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भाइयों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर कई बार विवाद हुआ। पुलिस द्वारा भी भाइयों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया गया, जो कामयाब न हो सका। इस बार भी तिल की फसल काटने को लेकर भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिस पर खन्ना पुलिस ने यथास्थिति खेती रहने की बात कही, लेकिन साहब सिंह की पत्नी और बच्चे पुलिस की मनाही के बावजूद भी फसल काटने खेत पर पहुंच गए। यही नहीं, समझौते के बहाने अपने बड़े भाई रूप सिंह और उसके परिवार के लोगों को भी खेत पर बुला लिया, जहां दोनों भाइयों के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते साहब सिंह, उसकी पत्नी कमलेश और दोनों लड़के मुकेश और आकाश ने धारदार हथियार से रूप सिंह और उसकी पत्नी केश काली, पुत्र राजू और बहू उमा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उमा का आरोप है कि सभी ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर बड़ी बेरहमी से पीटा। यही नहीं, फसल काटने गए 5 अज्ञात मजदूरों ने भी उनकी लाठी डंडों से पिटाई की और मरा समझकर मौके से भाग गए। ग्रामीणों द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां केश काली और उमा की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल उमा ने बताया कि खेती की जमीन पर बेईमानी कर उन्हें खेत से बेदखल कर दिया गया है। घायलों का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सिंह की माने तो महिलाओं की स्थिति गंभीर है, उनके सर पर गहरे घाव हैं। उन्हें इलाज के लिए झांसी रेफर किया जा रहा है, जबकि खन्ना पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रही है। हमारी खूनदारी सब उन्होंने अपने नाम करा दी चाचा ने, तो वे काटने आए थे और हमको कह रहे थे कि फैसला करना है, यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी खेती हम लौटा रहे हैं। इसके बहाने से उन्होंने हमें बुला लिया वहाँ पे खेत पर। हम चले गए, वहाँ पे बैठ गए। बैठे के अलावा वो जो औरत थी उसकी पत्नी साहब की नाम दो संतोष, तो वो कहने लगी कि बैठो, हम आपको बता रहे हैं कि हमारी खेती कटन दो, हम तुम्हें खेती के में दे के हम कहा थे तुम हमें प्लाट दे दो,
हमसे खेती ले लो। हमने कही ठीक है। और फिर उनने अपने लड़कों ने वहाँ से लाठी उठाई, हमें बैठे में मारने लगे। तो इसके बाद हमने दौड़ लगाई तो खेत में भी हमें पा गए। तो खेत में मार के वहीं पर गिरा दिया। और फसल रहे थे और कुल्हाड़ी और बल्लम जो होती वो भी रहे थे, उन्हीं से मारा है हमें। और मार मूर के सोच रहे थे कि बिल्कुल मर गए तो चले गए। खेती की विभाग मध्य हमारी खेती लिखा ली उन औरन ने हमको बुलाया कि फैसला करने हैं और बस मार चले बाबूजी। कौन कौन था मारने वाली? वासुदेव, मुकेश, साहब सिंह, कमलेश उसकी पत्नी साहब सिंह की, उसके विकाल, आकाश, 5 मंजूर हते। कितने लोगों को मारा है? 4 लोगन का, 2 लड़का, हम सास बहू हैं। किस चीज से मारा है? तिली का ठाड़ी है उस फसल में। किस चीज से मारा है? लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी। ये पेशेंट दोनों कवराई से रेफर होकर के आए हैं। इनको मल्टीपल इंजरीज हैं, उसमें लेसरेशंस भी हैं, कंट्यूजन्स भी हैं और उनको बहुत ही सीरियसली इंजर्ड किया गया है। मल्टीपल इंजरीज हैं, उनको हम लोग जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो जीसी काफ़ी पुअर है, उनको हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें आगे रेफर भी किया जा सकता है। और जो वो हिस्ट्री दे रहे हैं उनको उनके साथ मतलब मारपीट की गई है। उन्हें किसी ने हथियार से मतलब मारा पीटा है। क्या कोई धारदार हथियार की? अभी तो हम इंजरीज देख करके इतना क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि जो लेसरेशंस हैं वो मतलब है जो बहुत ही इंसाइज्ड वुंड नहीं है, लेसरेटेड वुंड हैं। तो मे बी वो ब्लंट इंजरीज हों या उससे इंसाइज्ड वाले भी हो सकते हैं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाणा साहिब में आज एक बार फिर विवाद गहरा गया है। दिल्ली के महंत अमृतपाल ने गद्दी संभालने से इनकार कर दिया। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाणा साहिब में आज एक बार फिर विवाद गहरा गया। दिल्ली के महंत अमृतपाल ने गद्दी संभालने से इनकार कर दिया। एक दिन पहले ही टिकाणा साहिब की गद्दी सौंपी गई थी और आज औपचारिक रूप से रस्म अदायगी होनी थी, लेकिन महंत अमृतपाल अब पीछे हट गए। यही नहीं, उन्होंने अनेक आरोप भी जड़े हैं। महंत अमृतपाल का कहना है कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई, उन पर हमला हुआ, 2 घंटे बंधक बनाया गया और फिर भी विवाद निपटाने के लिए बनी कमेटी के सदस्यों ने चुप रहने के लिए कहा। साथ संगत को सच्चाई नहीं बताई गई। ऐसे में गद्दी संभालने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी विवाद के बीच आज औपचारिक रूप से महंत दिलबाग सिंह ने टिकाणा साहब की गद्दी सौंपी गई। दरअसल महंत परमजीत सिंह का 10 दिन पहले निधन हो गया था, जिसके बाद महंत परमजीत सिंह की शिष्या दलजीत कौर ने शनिवार सुबह टिकाणा साहब में हंगामा कर दिया था और उन पर महंत अमृतपाल पर हमले का भी आरोप है। इसी विवाद को कल ही निपटा दिया गया था। सिखों के धार्मिक आस्था के केंद्र रोहतक में टिकाणा साहिब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टिकाणा साहिब की गद्दी पर करीब 2 दशक तक महंत परमजीत सिंह आसीन रहे। 18 सितंबर को महंत परमजीत सिंह का निधन हो गया। टिकाणा साहिब गुरुद्वारा से ही जुड़ा हुआ पंजाबी बाग दिल्ली और हरिद्वार का भी गुरुद्वारा है। यही विवाद की जड़ भी है। महंत परमजीत सिंह के निधन के बाद टिकाणा साहिब की गद्दी पर अगले वारिस की चर्चाएं भी चल पड़ी। दिल्ली के पंजाबी बाग गुरुद्वारा के महंत अमृतपाल का नाम सबसे आगे था। गुरुद्वारे से जुड़ी साध संगत ने 24 सितंबर को तय कर लिया कि अमृतपाल ही गद्दी संभालेंगे, लेकिन शनिवार अल सुबह गुरुद्वारे की एक पुरानी सेवादार दलजीत कौर ने हंगामा कर दिया। उन्होंने अमृतपाल को गद्दी सौंपे जाने का विरोध किया। आरोप है कि दलजीत कौर व ज्ञानी सुरेंद्र सिंह ने हथौड़ा लेकर सुबह महंत अमृतपाल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। सुबह गुरुद्वारे से जुड़ी साध संगत को सूचित किया गया। रोहतक पुलिस भी मौके पर पहुंची और ज्ञानी सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया। इसके बाद विवाद के निपटारे के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। 2 घंटे की बैठक के बाद इस कमेटी में विवाद के निपटारे की घोषणा कर दी गई, लेकिन समझौता क्या हुआ इसका खुलासा नहीं किया गया। हालांकि सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सेवादार दलजीत कौर को गुरुद्वारा छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की जानकारी साध संगत तक को नहीं दी गई है। साथ ही तय हुआ है रविवार को ही महंत परमजीत सिंह की रस्म क्रिया भी की गई थी।
और इसी दौरान अमृतपाल को औपचारिक रूप से गद्दी सौंपनी थी। गुरुद्वारा टिकाणा साहब का विवाद थमा हुआ मान लिया गया था, लेकिन कल रात अचानक ही महंत अमृतपाल रोहतक छोड़कर चले गए और उन्होंने गद्दी संभालने से इनकार कर दिया। रोहतक से सिख संप्रदाय के मौजूद व्यक्ति उन्हें मनाने के लिए दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। उनका सिर्फ यही कहना था कि शनिवार सुबह दलजीत कौर ने ज्ञानी सुरेंद्र सिंह के साथ उन पर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की, लेकिन साथ संगत को सच्चाई नहीं बताई गई और न ही यह बात बताई गई कि दलजीत कौर ने कितनी नकदी गायब कर दी है। उन्हें भी चुप रहने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि मीडिया के सामने भी आने के लिए मना कर दिया गया है। इसी बात से वे खफा है और गद्दी नहीं संभालना चाहते हैं। गुरुद्वारा टिकाणा साहब में अगले गद्दी नशीन की तलाश शुरू हुई। गुरुद्वारे की ओर से कमेटी की एक बार फिर बैठक हुई और आखिर में महंत दिलबाग सिंह को गद्दी सौंपने का निर्णय लिया गया। शुरुआत में महंत परमजीत सिंह की याद में पाठ हुआ, जिसमें साध संगत ने शिरकत की। इसके बाद महंत दिलबाग सिंह को औपचारिक रूप से पगड़ी बांधकर टिकाणा साहब की गद्दी सौंप दी गई। इस दौरान महंत दिलबाग सिंह ने भी साध संगत को संबोधित किया और कहा कि सेवा के लिए आए हैं। उधर दोपहर को महंत अमृतपाल ने तो मीडिया से मोबाइल पर बातचीत में शनिवार सुबह की घटना का खुलासा किया और अनेक आरोप भी दलजीत कौर व अन्य पर जड़े। करीब 9 मिनट तक हुई बातचीत की तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। पकोल अमृतपाल शनिवार अल सुबह करीब 3 बजे दलजीत कौर व ज्ञानी सुरेंद्र पाल ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। वे उस समय नींद में थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके हाथ में हथौड़ा व चाकू थे। दोनों ने उन्हें मारने की कोशिश की। उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक उन्हें कमरे में ही बंधक बना लिया गया। चारों ओर के गेट बंद कर दिए गए। जब उन्हें मोबाइल मिला तो गुरुद्वारे से जुड़ी साध संगत को सूचित किया गया। 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिसके विवाद का निपटारा करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया गया। जनता के सामने सारी बात आनी चाहिए थी और मीडिया को भी बताना चाहिए था। महंत अमृतपाल सिंह इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि दलजीत कौर को किस आधार पर लाखों की नकदी दे दी गई। उनका तो यह भी कहना है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। पुलिस हिरासत में लिए गए सुरेंद्र सिंह को भी छोड़ दिया गया। अपनी इसी बात से महंत अमृतपाल आगे कहते हैं कि उन्हें गद्दी का कतई लालच नहीं है, वे जनता की सेवा के लिए हैं, लेकिन जनता को भी तो सच्चाई जानने का अधिकार है। किस तरह उन पर हमला हुआ और फिर 2 घंटे तक बंधक बनाया गया, मीडिया से रूबरू तक नहीं होने दिया। उनसे कहा गया कि अगर वे सच्चाई बताएंगे तो जनता भड़क जाएगी। इस पर अमृतपाल का कहना है कि अगर हमले के दौरान उनकी हत्या की जाती तो फिर भी जनता को सच्चाई पता चलनी थी। वे कहते हैं कि रोहतक की साध संगत ने उन्हें गद्दी सौंपने का निर्णय लिया था और धार्मिक स्थान किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, वे पब्लिक की संपत्ति होती है। महंत ने कहा कि उन्होंने यहाँ आने के बाद लंगर शुरू करवाया जो कई सालों से बंद था। यही बात दलजीत कौर को अच्छी नहीं लगी कि यहाँ साध संगत क्यों आ रही है। अमृतपाल सवाल करते हैं कि जनता को यह जानने का हक है कि महंत परमजीत सिंह की मौत के बाद गुरुद्वारा के बैंक खाते में कितनी राशि है, कितने लॉकर हैं और कितनी राशि दलजीत कौर के पास है। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि महंत परमजीत सिंह की मौत से एक दिन पहले 15 लाख रुपए बैंक से निकाले गए थे। इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ रुपए का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ज्ञानी सुरेंद्र सिंह से पुलिस अगर पूछताछ करती तो सच्चाई सारी सामने आ जाती। वहीं गुरुद्वारा टिकाणा साहिब के सेवादार और गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रधान अवतार सिंह कोचर उर्फ डोली ने किसी भी प्रकार के विवाद से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कोई विवाद नहीं है, जो विवाद था वह सुलझा लिया गया है। महंत अमृतपाल की गद्दी संभालने से इनकार के बारे में पूछे जाने पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि महंत अमृतपाल ने दिल्ली पंजाबी बाग के महंत हरबंस सिंह की खराब सेहत की वजह से रोहतक गुरुद्वारा टिकाणा साहिब की गद्दी संभालने से इनकार किया है, जिसके बाद महंत दिलबाग सिंह को गद्दी सौंपी गई है। दरअसल अवतार सिंह कोचर की इस मामले में अहम भूमिका रही है। उधर गुरुद्वारा टिकाणा साहिब के नए महंत दिलबाग सिंह खुद को तमाम विवाद से अलग बताते हैं। वे बोले कि साध संगत की सेवा करेंगे। गुरुद्वारा टिकाणा साहिब के तमाम विवाद के बीच हंगामा करने वाली महिला सेवादार दलजीत कौर मीडिया के सामने नहीं आ रही है और न ही उनकी ओर से किसी अन्य ने पक्ष रखा है। दिलबाग सिंह जी को बैठाया गया, तो बताइए थोड़ा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। डेरे के जो मुखिया उनको चुनते हैं, उनको मुखिया चुना गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की कि दिल्ली जो महाराज हरबंस सिंह जी हैं वो बीमार, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उनकी सेवा में हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने आगे संत दिलबाग सिंह जी के साहब से उनको नामित किया और संगत की परवानगी उनको पगड़ी बांधने की वास्ते डेरे के संत। तो
कोई किस तरह का कोई विवाद तो नहीं है? कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं, सब शांतिपूर्वक पूरे रीति रिवाज से सब हुआ। नहीं, बीच में एक बात आई थी कि महंता पेड़पाल का कहना है कि मेरी बात सुनी नहीं गई या मुझे कहने नहीं दिए गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी तरह कोई। सेवपंथी संप्रदा के पूर्व महापुरख संत बाबा हरबंस सिंह जी महाराज, संत बाबा अमृतपाल सिंह जी महाराज, उन्होंने हुक्म अनुसार सेवपंथी संप्रदा साड़ी सारी सभा है, उन्होंने प्रधान साहब जी तो सारे महापुरखों के हुक्म करके संगतां के सहयोग करके इस स्थान की सेवा गुरदास नूं सौंपी गई है। तो बुला साहब जी कृपा करनगे जो सेवा मिली है दस ये बहुत ही इन्हों चंगे तरीके नाल सेवा करवाउण दी करांगा। संगतां सहयोग देण, महापुरख कृपा करन कि जो स्थान की सेवा है सतगुरु आप दास को कृपा करके लेण। क्या सारा विवाद सुलझा लिया गया है? विवाद कोई है नहीं सी, थोड़ा जिहा विचारां दी कुछ फर्क पै गया सी, तो महापुरखों की कृपा संगतां के सहयोग नाल विवाद खत्म हो गया। तो कृपा करें ये जो स्थान की सेवा है तो स्थान चढ़ती कला विचार यही मन की विचार है। मुला साहब जी कृपा करके कोशिश करें। एक अमृतपाल सिंह ने आरोप लगाए हैं कि ज़बरदस्ती उनकी बात नहीं सुनी जा रही, क्या फिर से कोई विवाद होने की संभावना? नहीं, ऐसा ही कोई गल नहीं है, कोई विवाद नहीं है। महापुरख साधु संत सीधा सुभाव होंगे, महापुरखों के मन अपने होंगे ने, और महापुरख ने ब्रह्म ज्ञानी ने कोई इदां की गल नहीं सी। चलो असीं फिर भी बेनती करांगे महापुरखों को, ये उन्हों का स्थान है, वो हमेशा इस स्थान पहुँचाते रहेंगे और दास के सिर ते भरे हाथ रखेंगे। मेरे ख्याल में कोई विवाद नहीं रहा, संगतां के सहयोग नाल जो गलबात होएगी तो वो सिरे चढ़ जाएगी, पूरी हो जाएगी, कुछ ऐसी गल नहीं। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।